वेलकम फ्रेंड्स। आज है 26 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, सारे न्यूज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो आज का टेस्ट है वो आपके 10 बजे मॉर्निंग में होगा, तो आप सभी लोग उस टेस्ट को दीजिएगा। करंट का टेस्ट है। साथ में जो कल हम लोग करंट का जो लास्ट का पोर्शन था उसे अलग कर दिए थे, तो उसे आज से हम लोग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन ने कमेंट किया कि सर उसे अलग आप नहीं कीजिए, क्योंकि उससे डबल वीडियो देखना पड़ेगा, तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो हमें भी लगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तो एक ही में कर देंगे आज से। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन आपका आता है 10-15 करंट रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। और देखिए, जो हम लोग शुरू में क्यों डिस्कस करते हैं ये सारा डिटेल से, अगर सारा डिटेल से डिस्कस करने के पीछे रीजन होता है कि अगर आप डिटेल से डिस्कस कीजिएगा तो आपका जो एक सोचने का क्षमता आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा तो आराम से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अगर आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तभी आपको लिखने आना चाहिए, नहीं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक मुद्दे पर समझ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मुद्दे पर आपको समझ होना चाहिए ताकि आप ठीक ढंग से जो अपनी बात को रख सकें, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दुनिया में चरमपंथ आतंकवाद का खतरा बढ़ा। किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है। और कहाँ पर बोला गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाक और चीन पर उठाए सवाल, ठीक है। क्या सवाल उठाया गया है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। विस्तारवादी की सोच पर लगाम लगानी होगी। विस्तारवादी इसका मतलब क्या होता है? देखो, चाइना जो है, आप लोग सुनते होंगे साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी को अपना बताता है कि जो साउथ चाइना सी है मेरा है, यहाँ पर जो भी व्यापार होगा मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो पहला तो अपने क्षेत्र का विस्तार करना कहाँ तक चाह रहा है? पूरे साउथ चाइना सी तक बता रहा है कि मेरा एरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चाइना क्या कर रहा है? मॉडर्न ज़माने का उपनिवेश बना रहा है। मॉडर्न ज़माने मतलब क्या हो गया कि जो भारत के नीचे आपके श्रीलंका है उसको इतना कर्ज दिया गया कि कर्ज वापस ही ना कर पाए, ठीक है। वो कर्ज वापस ही ना कर पाएगा, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो नीतियाँ हैं चाइना अपने हिसाब से बनाएगा, तो एक तरीके से उसे बोलेंगे मॉडर्न ज़माने का उपनिवेश बोलेंगे। जो हम्बन टोटा बंदरगाह है वो चाइना ने 99 सालों के लिए किससे ले लिया है? श्रीलंका से ले लिया। तो इसे बोलते हैं मॉडर्न ज़माने का उपनिवेश, ठीक है। इसे बोलते हैं विस्तारवादी नीति। उसी के आगे दूसरा पॉइंट है कि आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे देश। ये निशाना किस पर था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ये निशाना था पाकिस्तान पर, ठीक है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में ट्रेंड होते हैं और भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आके हमला करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। साथ में आपको पाकिस्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है तहरीके तालिबान, ठीक है। तहरीके तालिबान, जो तहरीके तालिबान है वो तालिबान की तरह ही है। जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसी की तरह ये तहरीके तालिबान भी है। तहरीके तालिबान का बोलना है कि हम पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करेंगे। तो जो तहरीके तालिबान है पाकिस्तान में लगातार अटैक करते रहता है। तो जो तहरीके तालिबान है उसे जो पाकिस्तान है आतंकवादी ग्रुप बोलता है, जबकि जो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उसे आतंकवादी नहीं मानता है पाकिस्तान। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान का दोहरा नीति है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आगे बोला जाता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनके द्वारा बोला जाता है कि कोई अगर देश जो आतंकवाद को पाल रहा है तो ऐसा कौन सा नियम है कि जो आतंकवाद है कभी आप पर हमला नहीं करेगा। जैसे कि आपको उदाहरण से समझाते हैं कि कोई अगर सांप पाल रहा, ठीक है, कोई सांप पाल लिया, कोई विषैला सांप पाल लिया और उसको पूरा दूध पिला रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी गारंटी है कि वो सांप जो पाला उसको नहीं काटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आतंकवाद होता है। आतंकवाद एक तरीके से सांप ही होता है जिसको आप दूध पिलाइएगा बाद में आपको काट के मार देगा, ठीक है। साथ में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर कि जो अफ़गानिस्तान के जो भूमि का इस्तेमाल जो है आतंकवाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कुछ जो नापाक देश हैं जो अफ़गानिस्तान के जो वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है तो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत के खिलाफ। तो इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई भी देश ना करें। साथ में इनके द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री इनके द्वारा बोला गया कि जो अफ़गानिस्तान में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, महिलाओं की, बच्चों की, जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो विश्व समुदाय है उनका मदद करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी वहाँ पर मानवीय संकट पैदा हो गया है उस संकट से बाहर निकला जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री
कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो सही बात है, भारत की लोकतंत्र की जननी है। आपको याद होगा कि जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की बात की जाती है और भारत में 4 लोकतंत्र थे। उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें से 4 लोकतंत्र थे। तो कौन कौन थे उसे नोट कर लीजिएगा। उसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्र, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, ऐसा नहीं कि वहाँ जनता चुनती थी, नहीं, उनको चुनाव जो होता था, जो एक कमेटी बैठ के चुनाव करती थी राजा की, ठीक है, तो इसलिए बोला गया गणतंत्र। तो 4 जो राज थे उसका नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका है मल्ल, ठीक है, पहला मल्ल है, लिख लीजिएगा। दूसरा आपके बज्जी है, ठीक है। तीसरा कुरु है, लिख लीजिएगा, कुरु है। और चौथा आपके पांचाल है, ठीक है, चौथा आपके पांचाल है। चारों नाम लिख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भारत है लोकतंत्र की जननी है। और नेक्स्ट है कि आज़ादी के 75वें साल में भेजेंगे 75 उपग्रह, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। और भारत जो है 15 अगस्त के बाद जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि आइए भारत आकर वैक्सीन बनाइए। जो भी कंपनियां हैं उनको भारत के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि आप भारत में आइए और आके हमारे साथ मिल के जो है वैक्सीन बनाइए और पूरे दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाषण की 3 हस्तियों का जिक्र किया गया है, मतलब 3 जो नाम का जिक्र किया गया, इनका नाम देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय, इनका नाम के बारे में जिक्र किया गया है। जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, आपको पता हुआ, गरीबों के लिए मदद के लिए जाने जाते हैं और साथ में जो जनसंघ है उसके संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके बाद है चाणक्य। चाणक्य का नाम क्या है? चाणक्य का और भी नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जो चाणक्य इनका नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनका नाम है। इनका 3 नाम है, नोट कर लीजिएगा। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त बोला जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इनके द्वारा, जो चाणक्य है, इनके द्वारा एक शब्द बोला गया था, जब सही समय पर सही काम ना किया जाए तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। अगर आपको भी पढ़ने का समय है, आप पढ़िएगा नहीं, आप दिन भर पबजी खेलिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि समय ही आपकी सफलता को समाप्त कर देगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लास्ट में जिक्र करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 3 नामों के बारे में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि नापाक नीतियों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे के द्वारा ये बात बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के कश्मीर राग अलापने पर भारत का करारा जवाब दिया गया है। बोला गया भारत की तरफ से कि पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं आतंकी, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ओसामा को बताया शहीद। किसके द्वारा बताया गया था? तो जो पाकिस्तान के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ओसामा है, उसे बोला गया कि वो एक शहीद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत ने और क्या क्या बोला कि भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए ईमानदारी से काम करे पाकिस्तान। भारत के द्वारा पाकिस्तान को बोला गया है कि आप जो है ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि भारत में आए दिन लगातार घुसपैठ होते रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित सर्वाधिक आतंकियों को रखने का घटिया रिकॉर्ड किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास है। जो भी आतंकवादी अगर पूरे दुनिया में नहीं मिल रहा है तो जाके पाकिस्तान को ढूंढ लीजिए, पाकिस्तान में मिल जाएगा, पक्का है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में भय के साथ में जीने और राज प्रायोजित दमन के शिकार हैं अल्पसंख्यक हिंदू ईसाई समुदाय। सही बात है कि आए दिन हम लोग लगातार न्यूज़ में सुनते भी रहते हैं कि कभी मंदिर पर अटैक कर दिया गया, तो कभी किसी और नाम पर जो है वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनका शोषण किया जाता है पाकिस्तान के सरकार के द्वारा भी और वहाँ के नागरिकों के भी द्वारा भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के नेतृत्व द्वारा यहूदी विरोधीवाद को सामान बताया जाता है और इसे उचित भी ठहराया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत जो है अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी वाला एक बहुलवादी लोकतंत्र है। देखिए, जिस तरीके से भारत में हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हम किसी कास्ट का नाम नहीं लेंगे, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिस तरीके से भारत में रहते हैं, इतना सुखी से हम आपको दावे के साथ कहते हैं किसी दुनिया में नहीं रह पाएंगे। आप देख लीजिए, जो भी और कंट्री हैं, गल्फ़ कंट्री हैं, आसपास अपने कंट्री उठा कर आप देख लीजिए कितना ज़्यादा जो अल्पसंख्यक हैं उनका शोषण होता है। तो जो भी हमारे भाई बहन अल्पसंख्यक है, प्लीज़ आप लोग किसी बहकावे में आपको नहीं आना, एकदम नहीं आना है बहकावे में, क्योंकि लोग जो है आपको बहका के माइंड वाश करके सिर्फ किसी और नाम पर जो है किसी और चीज़ में ढकेल देंगे। तो कभी किसी के बहकावे में नहीं आता। पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है समझदारी से कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। अगले साल सहकारी नीति लाएगी सरकार, अमित शाह के द्वारा बोला गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि
भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, और अमित शाह भारत के गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए सहकारी क्षेत्र लगाएगा एड़ी चोटी का जोर, किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत के जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा ये बात बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान की घटना से आतंकवाद के इस्तेमाल पर उठे सवाल राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के ईमेल से स्लोगन और पीएम की तस्वीर हटाने का निर्देश। जो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है उसके कॉर्नर में नीचे में जो आपके भारत सरकार का स्लोगन है वो लिखा हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे आप तुरंत हटाइए, और तुरंत हटाया भी गया। ठीक है, नेक्स्ट है पाक पर सीधा निशाना लगाने से बचे भारत और अमेरिका। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद जो है संयुक्त बयान में आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाने की बात पाक का नाम लिए बिना 26/11 के हमलावरों को सज़ा दिलाने की बात की गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि पिछले वर्ष ट्रंप मोदी बैठक के बाद जारी बयान में पाक को माना गया आतंक का स्रोत माना गया है। उसके बाद नीचे है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर भारत अमेरिका ने जताई चिंता, तो इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्नेहा ने पाक नेताओं को तीखा जवाब देने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके पहले जो सैयद अकबरुद्दीन थे उन्होंने जो है पाकिस्तान के नेताओं को लगातार जो है तीखा जवाब दिया था। उसके बाद यहाँ पर आप स्नेहा दुबे के बारे में पढ़ सकते हैं कि जो स्नेहा दुबे हैं JNU से पढ़ी हैं और 2011 में यह IAS बनती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ क्वाड का रोड मैप तैयार है। ठीक है, क्वाड का रोड मैप तैयार है। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री से नोट कर लीजिएगा। पहला USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अपना देश भारत और जापान, चारों कंट्री हैं। मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, बाइडेन जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा बोला गया है कि हिंद प्रशांत हमारा साझा भविष्य है, इसे सुरक्षित व समृद्ध करने के लिए दोगुनी मेहनत करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइड में लिखा गया है कि चीन का नाम लिए बगैर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने दिए गंभीर संकेत। ठीक है, इसमें जो क्वाड का व्यापक एजेंडा क्या है? तो जो क्वाड ग्रुप है इसका व्यापक एजेंडा है, पहला है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को, ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को 1.2 अरब वैक्सीन देंगे। वर्ष 2022 के अंत तक जो है भारत में बनेगी 1 अरब वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो वैक्सीन बनेगा उसमें टेक्नोलॉजी कौन देगा? तो USA टेक्नोलॉजी देगा। जापान आपके पैसा देगा, तो जापान कितना पैसा देगा? $3.3 अरब। ऑस्ट्रेलिया पैसा देगा, कितना देगा? तो $21.20 करोड़ देगा। ठीक है, भारत क्या करेगा? भारत इन सभी का उत्पादन करेगा। जो वैक्सीन है उसका उत्पादन करेगा, टेक्नोलॉजी ले लेगा, पैसा ले लेगा, और सब लेके भारत में क्या करेगा? उसका उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैश्विक महामारी रडार बनाने की पहल, ताकि पहले हो सके सतर्क। पूरे क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए समन्वय समूह का गठन करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना बहुत ही ज़रूरी है जो आपके हिंद प्रशांत क्षेत्र इलाके हैं उन सभी देशों में। उसके बाद नेक्स्ट है कि साफ व स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई उपाय की घोषणा भी की गई है। सदस्य देशों की जनता के बीच बेहतर संपर्क व समझबूझ के लिए भी उपाय किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि हम लोग कल 5G के बारे में बात किए थे कि 5G सेमीकंडक्टर समेत दूसरी अत्याधुनिक तकनीक पर साझा उठेंगे कदम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कल आपको बताया था ना कि चाइना जो है 5G 2 साल पहले चला रहा है, अब चाइना में कुछ दिन में 6G आ जाएगा। तो जो भारत में अभी तो 4G चल रहा है हम लोग का, और तो भारत सरकार को भी जो है और भी कंपनियां से, जो वर्ल्ड की और कंपनियां, उनसे मिल के 5G बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस भारत में ट्रायल 5G का चल रहा है, लेकिन उससे बड़े लेवल पर जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि
पीएम की सभी बैठक में पाक पोषित आतंकवाद का स्वतः संज्ञान लिया गया। सांगला कौन है? तो विदेश सचिव हैं, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया कि जो भारत के प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा ये सफल दौरा रहा। साथ में इंपॉर्टेंट इसे नोट कर लीजिएगा, बढ़ाया मान, अमेरिका से 157 कलाकृतियाँ वापस ला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कितने कलाकृतियाँ अमेरिका से वापस ला रहे हैं, तो 157 इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि उड़ीसा और आंध्र की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा गुलाब क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, गुलाब जो है एक चक्रवाती तूफान है, ठीक है। ये कहाँ पर उठ रहा है? तो ये बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और कहाँ पर टकराएगा? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। जो गुलाब नाम है किस देश के द्वारा दिया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम दिया गया है इस चक्रवाती तूफान को। जो यास तूफान है इसका पहले भी आपके बंगाल की खाड़ी में आ चुका है, जिससे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ था? तो उड़ीसा उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये आपके आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ये आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आपको लास्ट में हम मैप में भी दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश है। तो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है इसके सीएम का नाम क्या है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम का नाम है, ठीक है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। साथ में राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंद्रन आपके राज्यपाल हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 175 सीट हैं, और विधान परिषद में 58 सीट हैं, राज्यसभा में 11 सीट हैं, और लोकसभा में 25 सीट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला कौन है? पहला विशाखापट्टनम जो है एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दूसरा आपका है अमरावती लेजिस्लेचर राजधानी है। और तीसरा आपके कुरनूल जो आपके जुडिशियल राजधानी है, नोट कर लीजिएगा, जुडिशियल राजधानी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपके उड़ीसा के बारे में, ठीक है। उड़ीसा के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके ऊपर में उड़ीसा है, ठीक है, ऊपर में उड़ीसा है। तो वर्तमान में जो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक सीएम है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल राज्यपाल हैं। और विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 147 सीट हैं, राज्यसभा में 10 सीट हैं, और लोकसभा में आपके 20 सीट हैं, ठीक है। और राजधानी आपके भुवनेश्वर है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपके उड़ीसा में है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ में जो एक महानदी है, महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और इसका निर्माण कब हुआ था हीराकुंड बांध का? तो 1957 में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कि उड़ीसा में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है कहाँ पर खोली गई है? तो उड़ीसा में खोली गई है। भारत का पहला कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? भुवनेश्वर में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है, ठीक है, उड़ीसा में खोला गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो वेस्ट बंगाल में खोला गया है। साथ में आपको याद रखना है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो भुवनेश्वर है, नोट कर लीजिएगा, भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर जो आपकी है उड़ीसा की राजधानी है। साथ में आपको याद रखना है 2 पॉइंट, ब्लू फ्लैग तट भारत में कितने? तो 10 हैं, भारत में 10 हैं। अभी हाल ही में 2 तट को जोड़ा गया है। तो एक है तमिलनाडु के कोवलम, ठीक है, लिख लीजिएगा, तमिलनाडु के कोवलम। दूसरा है पुडुचेरी के कौन है? ईडन, ठीक है, ईडन। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और भी एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में जो आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है, जहाँ से भारत की जो इसरो की सैटेलाइट लॉन्च होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिर 3 लाख के पार हुए सक्रिय मामले। तो कल कोरोना कितने मामले आते हैं? तो कल लगभग 29,000 कोरोना के मामले आते हैं, और 290 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, 290 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज है कि अब पाकिस्तान के दुष्प्रचार को मिलेगा जवाब, ठीक है। ये जवाब कैसे मिलेगा कि कारगिल के हिमबोटिंगला क्षेत्र में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के जो केंद्रीय सूचना मंत्री हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है। इसके माध्यम से जो है भारत सरकार की अब जो भी योजनाएं हैं उसका प्रसारण भी वहाँ पर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो वहाँ पर रेडियो था, पाकिस्तान के
जो पाकिस्तान का स्टेशन है वहाँ से चलता था, और जो पाकिस्तान के रेडियो जॉकी के जो जॉकी थे वो भारत के जो नागरिक थे उनके विचार को इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। ठीक है, जो लद्दाख है इसका निर्माण कब हुआ था? तो जो लद्दाख है इसका निर्माण हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और जो लद्दाख है, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले लिख लीजिएगा कारगिल, और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपकी लेह है। ठीक है, दूसरा लेह है। और उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर आपके उपराज्यपाल, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। साथ में आपको याद रखना है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे नोट कर लीजिएगा। हम आपको मैप भी दे देंगे, आप लोग मैप को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सौभाग्य योजना से चमके 3.25 करोड़ घर। जो सौभाग्य योजना क्या था? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है विद्युतकरण योजना में से एक है सौभाग्य योजना। इसका जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन कब किया गया था? तो 25 सितंबर 2017 को नोट कर लीजिएगा। 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 8 राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए मिलेंगे 2903 करोड़ रुपये। ठीक है, तो किस किस राज्य को मिलेगा यहाँ पर नोट लिखा हुआ से नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो बिहार को मिलेगा 831 करोड़ रुपया मिलेगा, और 50 वर्षों के लिए मिलेगा। और सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, राज्यों से इस पर कोई टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कोई नीचे में इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है भी नहीं। नेक्स्ट न्यूज है कि खतरनाक रूप लेता नशे का कारोबार। ठीक है, यदि विश्व समुदाय को तालिबान को सही राह पर लाना है तो आवश्यक है कि वह अफीम की खेती पर उसकी निर्भरता खत्म करने के लिए सक्रिय हो। इसमें आपको पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में जो भी आतंकी संगठन है वह अपने वित्त के लिए कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां का सहारा लेता है। ठीक है, इसमें पहला जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सहारा होता है सभी लोगों का, नशीले पदार्थ की तस्करी करना। तो जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है अफ़गानिस्तान के तालिबान पर। ठीक है, तो जो तालिबान है, ठीक है, तालिबान आज जो सत्ता में आ गया है तो किसके दम पर आया है? तो नशीले पदार्थ के ही दम पर आया है। तो इसमें आपको समझना कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में टोटल आपकी 85% के आसपास अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है। 85% अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है। और इस अफ़ीम को जो है पाकिस्तान के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, इस अफ़ीम को जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है हीरोइन में कन्वर्ट किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा कि अफ़ीम का तो उत्पादन आपके अफ़गानिस्तान में हुआ, लेकिन उस अफ़ीम को लाया जाता है पाकिस्तान में हीरोइन में बदलने के लिए, और उसे बाद में जो है इलीगल तरीके से अन्य देशों में उसका निर्यात कर दिया जाता है। इसमें पाकिस्तान का कौन सक्रिय है? तो आपको याद रखना कि पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है ISI इसमें सक्रिय है। अभी चर्चा में क्यों आ गया? तो आपको 2 दिन पहले का न्यूज़ में हम पढ़ाए थे कि गुजरात के जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर आपको 3000 केजी जो है हीरोइन जब्त किया जाता है। 3000 केजी जो है हीरोइन जब्त किया जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय दाम होता है करीब 21,000 करोड़ रुपया इसका दाम होता है। और कैसे लाया गया था? तो जो इसे लाया गया था टेलकम पाउडर बताकर लाया गया था कि ये टेलकम पाउडर है। ठीक है, टेलकम पाउडर की जगह पर क्या था? हीरोइन था। लेकिन भारत की जो एजेंसियाँ थी उसे डिटेक्ट कर ली और उसे पकड़ ली। ठीक है, लेकिन देखिए ये बात नहीं है, इसमें बात ये आपको समझना है कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में जो है सबसे अधिक जो अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है पूरे दुनिया पर? तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है अपना देश पर देखिए कि भारत का जो 2 राज्य सबसे अधिक प्रभावित है। भारत का जो पंजाब है, हम लोग एक उड़ता पंजाब मूवी भी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये 2 इलाका जो बहुत ज़्यादा जो है नशे से प्रभावित है। यहाँ के जो युवा हैं, जो हमारे बोलते हैं कि भविष्य का जो धरोहर है, ये जो अफ़ीम के लत में, जो हीरोइन है इसके लत में आ जा रहे हैं, और जिसके कारण जो हमारा एक बहुमूल्य कार्य करने वाला जो युवा है इसके चपेट में चला जा रहा है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी भी डाउन जा रहा है। और ख़ासकर उसके बाद तो इकोनॉमी तो डाउन जा ही रहा है,
उसके बाद जो उस पैसे का इस्तेमाल इलीगल तरीके से वो आता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश ही के विरुद्ध किया जाता है आतंकवाद के रूप में। उस पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में किया जाता है आतंकवाद फैलाने के लिए। साथ में जो तालिबान है उस पैसे का इस्तेमाल जो है अपने देश में जो है शुरुआत में सत्ता पाने के लिए भी करता है, हथियार खरीदने के लिए भी करता है। उसमें आपकी पाकिस्तान की मिली भगत होती है। उसके बाद देखिए इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। इसमें लिखा गया कि और भी कंट्री जो विकसित कंट्री हैं, चाहे जो विकासशील कंट्री हैं, सभी कंट्री जो है इस जो नशा का जो खेल है इसमें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि जो सभी देश के युवा प्रभावित है। खासकर आप अगर बीबीसी का आप कभी देखिएगा तो बीबीसी आपको दिखाएगा कि एक बार कनाडा और आपके मैक्सिको, अमेरिका, इन सभी जगह के जो युवा हैं आज जो है हीरोइन के लत में आ गए हैं। हीरोइन इतना खतरनाक लत होता है कि इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और हीरोइन के माध्यम से ही इलीगल तरीके से फंडिंग, एक तरीके से फंडिंग ही है, और उसके माध्यम से पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। तो जो भी युवा हैं उन सभी को थोड़ा समझना होगा कि जो ये हीरोइन है, जो भी और नशा चीज़ है, उसका हम सेवन ना करें। साथ में जो हमारी सरकारें उन्हें स्पष्ट रूप से जो तस्कर है उसे संदेश देना होगा कि अगर तस्करी करते पकड़ाए जाते हो तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि डरेगा। साथ में जो हमारे सत्ता का कुछ संरक्षण प्राप्त होता है इन तस्करों को, तो जो सत्ता का जिन्हें जो भी इनका संरक्षण दे रहे हैं उन्हें उन पर भी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो ये एक कार्टेल है, एक जो गठबंधन बन गया है तस्करों के बीच में और जो ग्राहक के बीच में, तभी टूटेगा। ऐसे बहुत ही मुश्किल है। इस पर जो है सरकार को बहुत टफ स्टैंड लेना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तालिबान की क्रूर हरकत, 100 को चौराहे पर क्रेन से लटकाया। देखिए ये सब जो टैक्टिक्स होता है डर पैदा करने के लिए, कि डर अगर पैदा हो जाएगा तो लोग जो हैं खिलाफ में नहीं बोलेंगे, ठीक है। किसी के खिलाफ में लोग नहीं बोलेंगे। जो सरकार है 5 लोग को मारेगी और आपके सामने में जाकर टांग देगी, तो लगेगा यार ठीक है रहने दो जो चल रहा है, ठीक है कि नहीं, बात समझे कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो। तो इसे बोलते हैं डर का टैक्टिक्स। एक तरीके से डर दिखाया जा रहा है लोगों में। तो एक तरीके से जो हमारा मानवता है उसके खिलाफ है कि आप किसी का जो इस तरीके से मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तालिबान के द्वारा इनको लटकाया गया है, जुल्म इन पर एक तरीके से इनको इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सारे लोग थे जो अपहरण करता थे, जो बच्चों को अपहरण करते थे, इसलिए इनको मार के चौराहे पर टांग दिया गया। आप इस तरीके से नहीं, अगर अपहरण करता थे तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर के माध्यम से आप अगर इनको फांसी ही देना था तो आराम से फांसी देते और अंदर में ही दफना देते। इस तरीके से चौराहे पर लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे खिलाफ हो चुपचाप अपने घर में रहो। उसके बाद नेक्स्ट है कि हज़ारा समुदाय को घर ज़मीन से किया जा रहा बेदखल। आपके अफ़गानिस्तान में ये सब सारे आपके अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हुआवे की CFO का मामला सुलझा, चीन ने छोड़े 2 कनाडाई नागरिक और इन्हें भी छोड़ दिया गया, ठीक है। इनका नाम है मेग, जो हुआवे की जो कंपनी के संस्थापक हैं उनकी बेटी हैं। इनका पूरा नाम है मेग वानझोउ, ये चाइना की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रंप को झटका, एरिजोना की चुनाव में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि माउंट मंसलू के शिखर तक पहुँचे ITBP के 2 पर्वतारोही। इनका नाम लिख लीजिएगा। ITBP मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इन दोनों का नाम क्या है, तो एक का नाम है कमांडेंट रतन सिंह सोनल, ठीक है, और दूसरा का नाम है डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार। और आपको याद रखना है कि जो माउंट मानसूल है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जापान की राजकुमारी नहीं लेगी शाही परिवार, छोड़ने पर मिलने वाली रकम, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। इनका नाम आपको देखना है तो नाम देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि धधक रहा ज्वालामुखी। स्पेन के ला पाल्मा में जो कई दिनों से ज्वालामुखी वहाँ पर धधक रहा है। तो जो स्पेन के ला पाल्मा कहाँ पर आपको हम दिखा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ज्वालामुखी लगातार शहरों की तरफ आ रहा है। जो ज्वालामुखी के जो राख हैं लगातार वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे कारण जो आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अक्टूबर में हिंदी विरासती महीने के रूप में मनाया जाएगा अमेरिका में, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खेल से। तो खेल से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आज खेल से नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट पेज पर आइए। तो लास्ट पेज पर आपका है कि अमेरिका में टीवी पर हुई
प्रेसिडेंशियल डिबेट तो कब हुई थी, तो 1960 में आज ही के दिन में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी, तो एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच में हुई थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, हांगकांग को सौंपने के लिए ब्रिटेन और चीन में समझौता हुआ था, आज ही के दिन हुआ था 1984 में। आज ही ब्रिटेन ने करीब जो है 100 साल की सत्ता के बाद हांगकांग का नियंत्रण चीन को देने के लिए समझौता किया था। और इसके तहत जो 1997 से हांगकांग पर चीन का कब्जा हो गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आज भी जो है चीन की सत्ता का विरोध करते हैं, और चाइना एक तरीके से पूरे लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दिया है हांगकांग में, ठीक है। तो इसका लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो हम लोकेशन आपका उसका दिखाने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसलमेर के रेगिस्तान में मिले जुरासिक युग के सार्क के दांत, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट न्यूज है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2 पायदान फिसल कर 59वें स्थान पर पहुंचा भारत, ठीक है। 110 देशों में जीवन की डिजिटल गुणवत्ता पर एक वैश्विक सूचकांक के अनुसार जो है भारत में ई सरकार पर 33वें और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी खरीदने की क्षमता पर 47वें स्थान पर भारत रहा है, ठीक है। इसमें जो है पहला स्थान किसे मिला है, तो डेनमार्क को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। जबकि दूसरा स्थान किसे मिला है, तो दक्षिण कोरिया को, और तीसरा स्थान आपको मिला है फिनलैंड को, इसे नोट कर लीजिएगा। ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी फटा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर फटा है फ्यूगो ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला में। हम ग्वाटेमाला का लोकेशन आपको लास्ट में दिखा देंगे, तो आप लोग सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने ICRISAT के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ में आपके हाथ मिलाया है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साझेदारी जो है भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा आजीविका में सुधार के लिए कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए किया गया है। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि ARAI ने किए भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो ARAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो है स्वदेशी रूप से चार्जर विकसित किए हैं, स्वदेशी रूप से चार्जर विकसित किया गया है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि ARAI ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां पर शुल्कों की जानकारी प्रदान करेगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर्स का निर्माण करेगा। इसका लागत, इसका कीमत कितना होगा, तो इसका कीमत जो है करीब 50,000 से 60,000 के बीच में इसकी कीमत होगी, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में न्यू मैक्सिको में पाए गए सबसे पुराना मानव पैरों के निशान, तो कल हम लोग देख चुके हैं कि कहाँ पर आपके पाया गया है, ठीक है। ये कितने पुराना है, तो 23,000 साल पुराने हैं, ठीक है, 23,000 साल आपके पुराने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गुलाब, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इसका नाम आपके पाकिस्तान दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने, ठीक है, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने, इनका नाम लिख लीजिएगा, रतन चक्रवर्ती, ठीक है। त्रिपुरा का भी हम लोग लोकेशन देखेंगे लास्ट में, सारे लोकेशन हम लोग लास्ट में ही देखेंगे क्योंकि दिक्कत थोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर जो है हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन कर दिया गया है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया, नोट कर लीजिएगा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जो है राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट है कि 2022 में QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 22% में IIT बॉम्बे शामिल है, इसे पढ़ लीजिएगा। IIT बॉम्बे जो है 2022 में QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 22% में से एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पिछले एक साल में जो IIT बॉम्बे में जो है 111 से 120 की रेंज से बढ़कर QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में 101 से
10 रैंक पर आपके आ गया है, इसका स्कोर भी देख लीजिएगा। और विश्व स्तर पर जो आपके 70वें स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय ने दी 8 राज्यों में 2903 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की मंजूरी, इसे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि लॉन्च किया गया भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। तो कहाँ से लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से लॉन्च किया गया भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया है। सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर जो है 120 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक दान करेगा क्वाड, तो हम लोग इसे भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, तो इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल कपिल पठारे को, ठीक है, ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो है बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अवार्ड अचीव्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो कपिल पठारे को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह आयोजन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित किया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन के शीर्ष नियामकों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग पर लगाया प्रतिबंध, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत ने भूटान के लिए किया छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास का समझौता। भारत जो है 24 सितंबर 2021 को जो है भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर दिया है। और इसमें है कि समझौते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वर, ठीक है, इसे कर लीजिएगा, उमा महेश्वर और निर्देशक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग भूटान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा आपको बड़ा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेहनत से देख लें, क्योंकि आप ही को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू। मैप में हम लोग का जो सबसे पहला लोकेशन आपके लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख में आपको बताए थे LAC और LOC बताए थे, LOC, तो ये आपके हो गया LOC, ये आपके हो गया LAC। LAC भारत और चाइना के बीच में, LOC जो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद आपके कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र की सीमा जो है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगता है। उसके बाद आपके आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा कि इसकी तीनों साइड से सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। आपको याद रखना कि इसको जो तीनों साइड से सीमा है बांग्लादेश से लगती है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके आता है यहाँ पर नागालैंड, कोहिमा के बारे में न्यूज़ आता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है और नीचे मणिपुर है, ये आपके मिज़ोरम है, ये आपके मेघालय, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी के बारे में न्यूज़ आता है। बंगाल की खाड़ी जहाँ पर गुलाब चक्रवात उठ रहा है, जो आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को टकराएगा, तो आपके ये उड़ीसा है, ये आपके आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री चर्चा में आ जाया था, तो पहला आपके था USA, ठीक है, तो ये आपके अमेरिका यहाँ पर है। दूसरा है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ग्वाटेमाला, ठीक है, ये आपके ग्वाटेमाला जहाँ पर हम कर रहे हैं वहाँ पर देखिए ग्वाटेमाला, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये मध्य अमेरिका में है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है चाइना, यहाँ पर चाइना है, इसका आप सीमा देख लीजिएगा। उसके बाद बार बार आपको हम बताना भूल जा रहे थे, ताइवान, देखिए यहाँ पर ये ताइवान है। और यहाँ पर नीचे में जो आपके है इस साइड में आपके है हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग को आप लोग अलग से गूगल में सर्च कर लीजिएगा, हांगकांग आपके कहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए भूटान है, ये भूटान यहाँ पर देखिए भूटान है, यहाँ पर भूटान है, ये आपके नेपाल है। तो इसी में हम लोग भारत के मैप में ही देख लेते हैं भूटान को। ये आप देखिए यहाँ पर ये भूटान है, ठीक है। इसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये नेपाल है, नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। और सबसे जो लंबी सीमा लगती है बिहार से लगती है नेपाल की, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है।